तो महेश, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम महेश कुमार कातरिया है। सर मैंने मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की हुई है। वो 2012-13 में पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो महाराजा सियाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से किया हुआ है। 2018 में मैं उसमें पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने आरआरबी जेई का 2019 में जो वैकेंसी आया था उसमें जूनियर इंजीनियर के तहत मेरा चयन हुआ है। हाल में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ, जिसपे मुझे कोरोजन रिलेटेड एक्टिविटीज, गैस कटिंग, मिग आर्क वेल्डिंग, शीट मेटल वर्क ऑपरेशन जैसे देखने होते हैं। सर मेरी हॉबीज के बारे में बताऊं तो मुझे अपने फ्री समय में टेबल टेनिस खेलना पसंद है। मैं 2 बार नेशनल भी खेल चुका हूँ टेबल टेनिस में, एक बार मेरे स्कूल के टाइम पे और एक बार मेरे यूनिवर्सिटी के टाइम पे। ओके सर। अच्छा, तो रेलवे में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही आपको टेबल सर टेनिस खेलने के लिए? रेलवे में सर अपॉर्चुनिटी तो अभी तो नहीं मिल रही, वर्कलोड की वजह से। अच्छा, वर्कलोड की वजह से नहीं मिल रही। नहीं, रेलवे में अलग होता है ना, इसमें कोटा वगैरह होता है, तो आप खेल जी सर, सकते वो हो। स्पोर्ट्स खिलाड़ी, स्पोर्ट्स कोटा हाँ। होता है, लेकिन मैंने हम्म, कभी अप्लाई नहीं किया हुआ है उसमें। अच्छा, उसमें कभी अप्लाई नहीं किया आपने। चलिए नहीं चलिए सर। चलिए, ठीक है। तो एक तो सबसे जेन्युइन क्वेश्चन यही है बेटा, आप जो है क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं पॉली लेक्चरर? आपकी अच्छी खासी जॉब है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर आप बन गए हैं, और आई थिंक मतलब एक मैकेनिकल इंजीनियर का सपना होता है रेलवेज में जॉब करना। तो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं पॉली लेक्चरर? सर शुरू से ही मेरा एम एज ए टीचिंग लाइन में ही जाने का था, लेकिन जब जब मेरा डिग्री कंप्लीशन हुआ तब मुझे अपॉर्चुनिटी ऐसी कोई मिली नहीं थी कि मैं टीचिंग लाइन की तरफ आगे बढ़ूं। तो मेरा गेट क्वालिफाई था, तब मैंने मास्टर के लिए अप्लाई भी किया हुआ था। लेकिन ये जब उसी टाइम पे रेलवे की वैकेंसी आई और मेरा जॉब क्लियर हो गया, तो मैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से इसमें ज्वाइन कर लिया मैंने रेलवे को। भविष्य में मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है अभी तक कि मैं ये टीचिंग लाइन पे आगे बढ़ूं, और अभी मुझे मिल रही है, तो मुझे मेरा एम भी ये है कि मैं टीचिंग लाइन की तरफ आगे बढ़ूं, इसलिए ये में ज्वाइन करना चाहता हूँ लेक्चरर। और मेरे यहाँ पे जब भी कोई नए अप्रेंटिस आते हैं रेलवे में या कोई नए टेक्नीशियन आते हैं, तो उसको इनिशियल ट्रेनिंग देने का काम सर मेरा ही होता है कि क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट साथ में रखना होता है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना होता है, क्या 5S होता है, कैसे वेल्डिंग के दौरान क्या क्या गलती ना हो, पीपीस बीपीस वगैरह का जो मुझे ही संभालना होता है। तो मुझे फीडबैक भी अच्छा मिलता है कि सर आप समझाते भी अच्छा हो। तो मैं सर ये लाइन में इसलिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो आप कर तो रहे हो अच्छा काम, मतलब बच्चों को ट्रेन कर रहे हो, जो नए आते हैं उनको ट्रेन कर रहे हो, सब कुछ अच्छा तो कर रहे हो उसमें। तो इधर क्या आपका कहीं ऐसा तो नहीं है, आप चाहते हो कि कंफर्टेबल रहें, क्योंकि रेलवे में थोड़ा सा हेक्टिक रहती हैं चीजें, इस वजह से आप इस लाइन में आ रहे हो? नहीं सर, वैसे हमारी यहाँ 3 शिफ्ट में जॉब नहीं है, एक ही शिफ्ट में जॉब है, तो हेक्टिक की अच्छा। तो बात नहीं है सर। हम्म। लेकिन बस एक मेरा इंटरेस्ट है कि मैं फोकस इसी रेलवे लाइन की जगह सिर्फ टीचिंग में फोकस करूं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो आपके कौन से फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ाना पसंद करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग? सर फेवरेट सब्जेक्ट की बात करूं तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मुझे पसंद है। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, ये भी मुझे पसंद है। मटेरियल साइंस भी पसंद है। ठीक है। विवेक सर, सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। कैसे हो महेश? सर बढ़िया। अच्छा, आपने ये 5 जो सब्जेक्ट का नाम लिया था, एक बार फिर से आप रिपीट कर दोगे क्या? सर एक तो है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, एक है हीट ट्रांसफर,
एक है मटेरियल साइंस और एक हम्म, है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है। आपने यही सारे सब्जेक्ट्स क्यों चूज किए? सर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इसलिए चूज किया क्योंकि मेरा यहाँ वर्किंग ही प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जैसे वेल्डिंग है, शीट मेटल वर्क है, आर्क वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग है। तो हम्म, प्रोडक्शन इसीलिए मुझे पसंद है। इंजीनियरिंग टाइम से सर प्रोडक्शन में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था, और मुझे थर्मोडाइनेमिक्स है, हीट ट्रांसफर है, वो सर वो पढ़ने में और समझाने में भी वो थोड़ा इजी लगता है, तो हम्म। इसलिए ये सब्जेक्ट मैंने चूज किए। अच्छा, तो अभी आप जो रेलवे में अभी आप जो काम कर रहे हो, तो वहाँ पे जो रेलवे में वेल्डिंग यूनिट की तरीके से अगर यूज होती है, तो कौन कौन सी वहाँ पे वेल्डिंग टेक्नोलॉजी अभी यूज हो रही है करेंटली? सर करंटली हमारे यहाँ मिग वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग होता है और टिग वेल्डिंग होता है। ये 3 टाइप की वेल्डिंग होती है। मेग, आर्क और एंड टिग। टिग। अच्छा, ठीक जी है। सर। इन तीनों के अलग अलग मतलब जैसे मिग हो गई और टिग हो गई, कहीं ना कहीं ये जी दोनों सर। एक सिमिलर से भी हैं और डिफरेंट भी हैं। तो इन दोनों के अलग अलग एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं इन केस ऑफ रेलवे? सर रेलवे में मिग का एप्लीकेशन सर जनरली फैब्रिकेशन वर्क होता है ना, एसएस एसएस का या एमएस का एसएस से ज्वाइंट करने के लिए, तो जनरल फैब्रिकेशन वर्क के लिए मिग का उपयोग होता है। और टिग का स्पेशली उपयोग जो लीक प्रूफ ज्वाइंट करने होते हैं ना, जैसे वाटर टैंक होता है, स्टेनलेस स्टील बॉडी का कंप्लीट होता है, तो वहां पे टिग का यूज होता है, टंगस्टन इनट गैस का। अच्छा, और फिर आर्क? सर आर्क वेल्डिंग का जनरली मिग और आर्क में ये डिफरेंस होता है कि मिग को जो पतली शीट्स होती है बिलो 6 mm, तो मिग का हम वहां पे यूज करते हैं। और बिलो 6 mm 8 mm से ज्यादा शीट जो जो ज्यादा हेवी थिकनेस वाला मटेरियल के लिए हम आर्क वेल्डिंग का यूज करते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये प्री हीटिंग क्या होती है? सर प्री हीटिंग ये बेसिक वेल्डिंग प्रोसेस करने से पहले किसी भी चीज को प्री हीट करते हैं ताकि वहां पे स्ट्रेस रिलीज हो और वेल्डिंग डिफेक्ट ना आए। जनरली बॉडी को हीट करने का काम होता है, और वेल्डिंग करने से पहले उसको प्री हीटिंग बोलते हैं। तो कितना प्री हीट करते हैं, किस टेम्परेचर तक प्री हीट करते हैं? सर प्री हीट जनरली ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम से हम 2900 डिग्री के आसपास हम प्री हीट करते हैं सर। किसी मटेरियल को 29 मैक्सिमम डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं? उसका फ्लेम का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ना, मैं ये वो पूछ रहा हूँ कि प्री हीटिंग मैक्सिमम मतलब कितने टेम्परेचर तक मटेरियल के करते हैं? अगर मुझे मान लेते हैं, सपोज कर लो कास्ट आयरन की अगर वेल्डिंग करनी है, तो उसकी प्री हीटिंग कितने टेम्परेचर तक करेंगे? कोई स्पेसिमेन है कास्ट आयरन, उसको अगर जी मुझे सर। प्री हीटिंग करनी है तो मुझे कितने टेम्परेचर तक उसको प्री हीट करना चाहिए आइडली तौर पे? सर मेरे हिसाब से जहां तक मुझे आइडिया है 600 से 700 डिग्री के बीच उसको प्री हीट करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सर वो ज्यादा टेम्परेचर पे उसको करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो वेल्डिंग के कोई काम का नहीं रहेगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे आपने बोला 600 से 700 का रेंज बताया, तो ये रेंज आपने स्पेसिफिकली यही रेंज क्यों बताया? ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो ये रेंज ही आपने क्यों बताया? क्योंकि सर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है करीबन सर 1539 डिग्री, और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर करीबन हाफ होता है, यानी माने कि 650 700 750 के करीब होता है। तो बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मैंने रेंज बताई। बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब अगर प्री हीटिंग करनी है तो बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे, ऐसा जनरली बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं सर। अच्छा, सभी के लिए। अच्छा, तो इसी तरीके से अगर एल्युमिनियम का करना हो तो फिर कितना टेम्परेचर जाएगा? क्या एल्युमिनियम के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे पहले ये, और करेंगे तो कितना टेम्परेचर तक करना चाहिए? सर एल्यूमिनियम का आइडिया नहीं है सर। अच्छा, अब जैसे जो हमारी रेलवेज में आप कौन से मतलब डिपार्टमेंट में हो? कोच एंड वैगन में सर हो, मैं किसमें हो? सर मैं रिहेबिलिटेशन शॉप में हूँ, जिसमें अच्छा। जनरली कोरोजन रिलेटेड एक्टिविटीज होती है हम्म। कि शीट को काटना और नया फैब्रिकेटेड शीट को कटिंग करके वहां पे फिर से वापस लगा देना। अच्छा, मतलब जो भी वैगन हो जहाँ पे भी जंग लग जाती है उसको काट करके डिसमेंटल करके फिर उसके बाद वहां से उसको फैब्रिकेट करके सही कर देना उसको। जी सर। तो ये जंग कहाँ कहाँ पे आपने देखा? जैसे अभी आप
किस जगह पे पोस्टिंग है आपकी? सर मैं भावनगर, गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ, अच्छा, वर्कशॉप तो में। आपके यहाँ पे जो जैसे लोकोमोटिव्स हो गई, जो भी कोचेज जाते होंगे, तो उनमें आपने क्या चीज नोटिस किया कि जंग जो है वो कहाँ पे ज्यादा लग रही है, किस तरीके से ज्यादा लग रही है, क्यों ज्यादा लग रही है? जी सर। सर जंग जनरली ज्यादा जो भी लेबोरेटरी एरिया होता है, माने कि जहाँ पे पानी का कांटेक्ट ज्यादा होता है सरफेस से, वहां पे ज्यादा जंग ज्यादा लगती है, कोरोजन ज्यादा लगता है। कोरोजन ज्यादा। जनरली जनरली रूफ टॉप पे भी जहाँ पानी पानी साइड से गिरता है ना, तो रूफ टॉप की पट्टी होती है, वहां पे भी ज्यादा जंग होती है। लेकिन मेनली ये बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, तो जहाँ चारों साइड लेवेटरी होती है ना कोने पे, तो हेड स्टॉक जिसे बोलते हैं, वहां पे ज्यादा मैक्सिमम कोरोजन का चांस होता है। अच्छा, तो इसको किसी तरीके से हम लोग ऐसे प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, कि ताकि ये जो काम है ये कम से कम हो सके, मिनिमाइज किया जा सके? या इसमें कुछ ऐसे रेलवे कुछ डेवलपमेंट कर रहा है कि कोरोजन रेजिस्टेंस बनाया जा सके? जैसे बहुत सारे मटेरियल भी हैं, उनको क्यों नहीं यूज किया जा रहा है? सर अभी मॉडिफिकेशन आया है सीआर शीट यूज करने का। पहले एमएस यूज होता था, अभी कोरोजन रेजिस्टेंस शीट यूज होती है। अब कोरोजन रेजिस्टेंस शीट के बाद भी एक मॉडिफिकेशन आया है कि हम्म, स्टेनलेस स्टील की शीट ही, ये जो लेबोरेटरी एरिया है ना, उसके नीचे, लेबोरेटरी एरिया के नीचे ओनली एसएस की शीट डाली जाए। तो एक एक नया मॉडिफिकेशन अभी फिलहाल 6 महीने पहले ही आया हुआ है। जो एलएचबी, पहले एक दो टाइप के कोच होते हैं सर हमारे यहाँ पीरियोडिक ओवरहेलिंग के लिए के, एक आईसीएफ कोच होता है और एक एलएचबी कोच होता है। तो जो पुराने वाले आईसीएफ कोच होते हैं, उसका अभी कन्वर्जन हो रहा है एनएमजी में, यानी जो मालवाहक गाड़ियां होती है ना, उसमें कन्वर्जन हो रहा है। तो वो अभी थोड़े टाइम में बंद हो जाएंगे। लेकिन अभी प्रोडक्शन हो रहा है एलएचबी का। तो जो नई गाइडलाइन के मुताबिक ये जो एलएचबी कोच आए हैं, उसमें हमें ऐसे सीट डालने का प्रावधान दिया गया है। अच्छा, एसएससीटी डाल रही है, तो इससे आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारा जैसे जो कोचेज हैं उनके ओवरऑल वेट पे क्या इम्पैक्ट होगा? जी सर, ओवरऑल वेट सर इसमें कम होगा। अच्छा। जो पहले के आईसीएफ आईसीएफ कोच थे, वो एमएस के बने हुए थे, वो हेवी वेट थे एलएचबी कोच से। अच्छा, तो वेट तो कम वेट, होने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? सर वेट कम होने के मेन फायदा तो ये लोड लोड कैपेसिटी कम होगी तो पावर कंजम्पशन कम होगा, इफिशियंसी ज्यादा होगी, ज्यादा ज्यादा माल की कैपेसिटी ज्यादा। जो कोच का बॉडी वेट मूव करने में लगता था पावर, अब उसकी जगह माल को ढोने में लगेगा पावर। यानी हम अगर इनडायरेक्टली बोलें तो कुछ ऐसा बोला जा सकता है कि एक मतलब हो सकता है अगर 10 कोच लगे हों तो उसको बढ़ा कर 11 कोच भी किया जा सकता है, हाँ सर, बोल सकते हैं। कैपेसिटी उसकी बढ़ सकती है पूरे पूरे जी सर, लोकोमोटिव। पहले हम सिर्फ जैसे कि टन रेलवे में टन में बात होती है, जैसे कि जे कि पहले 10 टन एक कोच ढो रहा है माल, तो अभी उसकी 12 टन हो जाएगी कैपेसिटी। अच्छा। अच्छा, आपने जब जेई के तौर पे जब ज्वाइन किया था तो फिर आपकी क्या पोजीशन थी, मतलब किस डिपार्टमेंट में थे आप? सर मैं शुरू से लेकर अभी तक रिहेबिलिटेशन शॉप में ही हूँ। अच्छा, तो एक प्रॉब्लम, चलिए अच्छा आपका उस डिपार्टमेंट से तो रिलेटेड नहीं है, बट एक प्रॉब्लम आपने कॉमनली ऑब्जर्व की होगी, जैसे रेलवे ट्रैक के अगल बगल में कुछ ज़्यादा ही प्लास्टिक के, बोल सकते हो कि पॉल्यूटेड कैंस, ये सब सारे पड़े रहते हैं। जी सर। उनको किस प्रकार से रेलवे दूर करने का प्रयास कर रही है, क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, और किस तरीके से उसको इफेक्टिवली किया जा सकता है, आपको क्या लगता है? सर मैं समझा नहीं क्वेश्चन। जैसे रेलवे की जो पटरियां होती हैं बेसिकली, जी सर। उनके आसपास देखे होगे, स्टेशन के ही आसपास देखे होगे, बहुत सारे एक तरीके से कैंस प्लास्टिक के रहते हैं, बैग्स रहते हैं, वो डिसइंटीग्रेट तो होते नहीं है, एक तरीके से पॉल्यूट ही करते रहते हैं, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है? सर स्टेशन में अब अभी एक स्कीम आई है अमृत भारत मिशन के तहत, तो स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है। तो जिसमें स्टेशन पे सर नई नई डस्टबिन है, जो कि जो गीला सामान होता है तो उसकी अलग कलर की डस्टबिन होती है, कोई सूखा सामान होता है तो उसकी अलग कलर की डस्टबिन होती है। तो कोडिंग वाइज डस्टबिन भी स्टेशन पे भी डाली है, साथ में सर कोच में भी डस्टबिन का प्रावधान दिया गया है। तो उस हिसाब से अगर पैसेंजर अपनी थोड़ी केयर बरते, तो ये हम पोल्यूटेंट्स है प्लास्टिक, वो हम कम कर सकते हैं। अच्छा, बाकी ऐसे भी जैसे कुछ क्या बोल सकते हैं, जैसे
प्राइम मिनिस्टर साहब का चलता है स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत कुछ पटरियों को साफ करने वगैरह का कुछ नहीं चलता है कि पटरियां साफ होनी चाहिए, ऐसा कुछ? सर हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शनिवार को हर 1 घंटा हमारे आसपास का प्रीमाइसिस की सफाई करनी होती है। शनिवार को डेली 8 से 9 बजे तक हमें सिर्फ 1 घंटा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये सफाई हम करते हैं। तो उसमें साथ में घास कटिंग भी होती है, जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं मटेरियल सेग्रीगेशन भी होता है। 5S के तहत मटेरियल जो वांटेड है अनवांटेड है उसको भी हम सेग्रीगेट करते हैं। तो ये हम इम्प्लीमेंट अभी कर रहे हो, हमारे वर्कशॉप में हो रहा है पिछले 3 साल से। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आर्क वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से करते हैं, है ना, बता सकते हैं आप? सर आर्क वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन करंट कर सकते हैं सर। अच्छा, क्या कर सकते हैं बेस्ड ऑन करंट? जैसे कि सर कम थिकनेस वाला मटेरियल होगा तो उस पे एक कम करंट लगेगा। कम थिकनेस वाला माने कि 5 से बिलो 5 mm या 5 mm तक, बाद में 5 से 8 mm तक का मीडियम करंट, और 8 mm से ज्यादा होगा तो उसका हाई करंट। तो करंट के बेसिस पे ऊपर हम आर्क वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। थिकनेस बेसिकली थिकनेस होगा, जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का रेट बढ़ेगा। अच्छा, जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो मतलब जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे 5 mm की थिकनेस का वेल्डिंग करना है, सीट पे मुझे 5 mm की सीट है और दूसरी है सीट 10 mm की, तो रॉड की लेंथ सेम ही होती है, मतलब डायमीटर तो अलग अलग होगा कि सेम होगा? ठीक है सर, डायमीटर भी सेम होगा और लेंथ भी सेम होगी। डायमीटर भी सेम होगा इलेक्ट्रोड की और लेंथ भी सेम होगी? जी सर, हम यहाँ 3.15 mm के डायमीटर यूज करते हैं और हमारे यहाँ सर सेम है। नहीं तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होगा ना, मतलब कि इतने से इतने थिकनेस तक के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ही बियॉन्ड कुछ जाता है, मान लेते हैं 20 mm हो गया, 50 mm हो गया, अब उसके लिए भी क्या सेम डायमीटर और सेम लेंथ का ही इलेक्ट्रोड यूज करेंगे या डिफरेंट होता है? सर वर्किंग में कभी जो शिप वेल्डिंग में होता है 50 mm या 20 mm, उतना तो सर हमारे यहाँ उतना वेल्डिंग आया नहीं है, तो उसका मुझे सर आइडिया है नहीं, मैं जान नहीं, लूंगा मैं आपको उसका। पूछ रहा हूँ इस बेसिस पे बेटा कि क्या बोलते हैं कि जैसे आर्क वेल्डिंग में ना कि अलग अलग कंडीशन में वेल्डिंग होगी, अलग अलग थिकनेस की वेल्डिंग होगी। आप एकदम सही बात बता रहे हो कि जो हम लोग रेलवे में यूज करते हैं लेस देन 6 mm थिकनेस होती है, तो उसके लिए जनरली हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर थिकनेस बढ़ेगी तो रॉड का डायमीटर और रॉड की लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर मेरे हिसाब से लिविस फॉर्मूला का हिसाब से डायमीटर बढ़ना चाहिए। अच्छा, और लेंथ? सर लेंथ सेम रहेगी सर। ठीक है। अच्छा, मुझे फिर ये बताइए कि फिर जैसे आप बता रहे हो कि थिकनेस बढ़ेगी तो फिर करंट बढ़ेगा और करंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है ना? ठीक। तो करंट तो ठीक है, वोल्टेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, तो कितने टाइप के, जैसे अगर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मतलब एक तो होता है जो हमारे पावर सोर्स होते हैं, पावर सोर्स कितने टाइप के होते हैं हमारे, कैरेक्टरिस्टिक उनकी किस टाइप की होती है? सर दो टाइप के होते हैं, डीसी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और डीसी इलेक्ट्रोड नेगेटिव, और एसी भी होता है। तो डीसी में 2 हुए और एसी में 1 हुआ। नहीं, आपने ये वाला नहीं सुना है क्या कि जैसे कांस्टेंट करंट पावर सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स? मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा था, नहीं सुना? कांस्टेंट करंट पावर सोर्स, कांस्टेंट हाँ वोल्टेज हाँ पावर सर, सुना है सर कि मैं पावर सोर्स की थिकनेस, कैरेक्टरिस्टिक तो पूछ रहा था। कि जैसे थिकनेस वेरिएशन होता है, करंट का वेरिएशन होता है, लेकिन वोल्टेज का बहुत कम वेरिएशन होता है, तो कांस्टेंट वोल्टेज हुआ। और कांस्टेंट करंट ये हुआ कि वोल्टेज का वेरिएशन होगा लेकिन करंट का बहुत ही कम माइनर वेरिएशन होगा, तो कांस्टेंट करंट हुआ। अच्छा, तो दोनों के अलग अलग एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं? सर मिग में सर कांस्टेंट वोल्टेज हमें यूज करते हैं मिग वेल्डिंग में। कांस्टेंट करंट? कांस्टेंट
सॉरी सर, कांस्टेंट वोल्टेज हम मिग में यूज करते हैं। कांस्टेंट करंट का सर मुझे आइडिया नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि जैसे वेल्डिंग पोजीशंस कितने टाइप की होती हैं? सर वेल्डिंग पोजीशन एक तो होती है हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल होती है, एक फ्लैट वेल्डिंग होती है, एक ओवरहेड वेल्डिंग होती है। तो बेसिकली 4 प्रकार की वेल्डिंग पोजीशंस होती है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग किस पोजीशन में ही की जा सकती है और किस पोजीशन में नहीं की जा सकती? सर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग फ्लैट पोजीशन में ही की जा सकती है और ओवरहेड पोजीशन में सबमर्ज आर्क वेल्डिंग कभी नहीं की जा सकती। इसके अलावा वर्टिकल ओवरहेड में वर्टिकल में कभी नहीं की जा सकती, ओवरहेड में कभी नहीं की जा सकती, लेकिन फ्लैट और हॉरिजॉन्टल में की जा सकती है। हॉरिजॉन्टल में भी की जा सकती है? जी सर। हॉरिजॉन्टल मतलब कि एक पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल के सरफेस के पैरेलल हो तो भी की जा सकती है ना? मतलब आप फिर से एक बार सोच लीजिए। जी सर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि वेल्डिंग के डिफेक्ट, कुछ डिफेक्ट होते हैं मैक्सिमम, जितना भी आप बता सको सबसे एक तरह से बताना शुरू करिए। वेल्डिंग में डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं? सर वेल्डिंग में सबसे पहला डिफेक्ट बताऊं तो एक तो पोरोसिटी होता है, बाद में वेल्डिंग स्पेटर होता है, बाद में ब्लो होल होता है, बाद में सर क्रैक्स होते हैं, बाद में क्रैक हो गया, स्लैग इंक्लूजन होता है सर, बाद में स्लैग इंक्लूजन हो गया, बाद में सर चलो मुझे ये बताओ स्पैटर क्यों होता है? सर स्पेटर करंट ज्यादा होने की वजह से, और करंट ज्यादा होने की वजह से और स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो चारों तरफ फैल जाता है। जो पिघला हुआ मेटल होता है वो उसके साइड में फैल जाता है, उसकी वजह से सर स्पेटर होता है। इसके अलावा और कोई कारण स्पैटर होने का? सर डैम्प्ड नहीं सर। चलिए मुझे ये बताइएगा, वेल्डिंग सरफेस को वेल्ड करने से पहले मटेरियल को क्लीन करने के क्या क्या रीजंस हैं? सर एक तो ये कि स्लैग इंक्लूजन ना हो, यानी वेल्ड डिफेक्ट ना हो, इसलिए हम क्लीन करते हैं। मेन रीजन तो सर यही होता है। बाद में अगर हमें प्रॉपर हम क्लीनिंग नहीं करेंगे, वेल्डिंग कर देंगे तो जो प्रॉपर बीड होना चाहिए वो प्रॉपर बीड नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन कितने टाइप से किए जा सकते हैं? सर मेरे हिसाब से तीन टाइप से की जा सकती है। कौन कौन से? एक तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, एक लिक्विड स्टेट वेल्डिंग और एक सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। अच्छा, तो इन तीनों के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं प्रैक्टिकली बता रहे हो मुझे बताइए। सर सॉलिड लिक्विड स्टेट की बात करूं तो सोल्डरिंग होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हम उसको यूज कर सकते हैं। बाद में जैसे ये सॉलिड ये लिक्विड स्टेट की बात करूं तो ये जैसे मीग है, टीग है, सबमर्ज आज आर्क वेल्डिंग है, तो वो फैब्रिकेशन वर्क में या हेवी इंडस्ट्री शीप है या ऐसे कोई बड़ी थिकनेस वाला मटेरियल होता है वहां पे हो सकता है। जैसे कि जैसे कि ये रेलवे की कोच की बॉडी होगी या कोई स्टील की टैंक हो गई, अच्छा। तो वहां पे ये लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब ये सॉलिड स्टेट की बात करें सर तो ये फ्रिक्शन की वजह से
दो सरफेस जिसको बिना पिघलाए हम ज्वाइंट कर सकते हैं, तो सीम वेल्डिंग हो गई। सीम वेल्डिंग? नहीं, सीम वेल्डिंग नहीं सर। ये दो दो सर, ये ड्रिल बिट ज्वाइंट करने के लिए फ्रिक्शन वेल्डिंग उसको। फ्रिक्शन वेल्डिंग। एक इसके अलावा और कोई एग्जांपल सॉलिड वेल्डिंग का, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का सर एक एग्जांपल बोलूं तो जर सर दो पाइप को ज्वाइंट करने के लिए वो भी दोनों फ्रिक्शन पाइप वेल्डिंग हो गया, वो भी फ्रिक्शन वेल्डिंग हो गया। सर अभी यही याद है। अच्छा, वेल्डिंग करते दौरान कौन कौन से मोशन होते हैं, कितने टाइप के मोशन होते हैं वेल्ड करने के दौरान? माने वर्क पीस का या कितने ऑपरेटर टाइप का? के मोशन होते हैं, मुझे बस ये जानना ओके है। सर, हॉरिजॉन्टल मोशन होता है। उस मोशन का कोई पर्टिकुलर नाम तो होगा? सर आइडिया नहीं है। अच्छा, ये जो वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन एक और तरीके से किया जाता है, आपने नाम सुना होगा शायद, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल वेल्डिंग। हाँ सर, हाँ। कैसे डिफाइन किया जाता है? सर ये इलेक्ट्रोड का फीड कैसे होता है, ऑटोमेटिकली होता है, मैन्युअल होता है, तो उस हिसाब से हम वेल्डिंग को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ऑटोमेटिक में क्या होगा? सर ऑटोमेटिक में 100% जो भी फिलर मटेरियल होगा वो मशीन द्वारा फीड होगा। जैसे कि मीग वेल्डिंग होगा तो उसमें वायर स्पूल से मोटर से कंटिन्यूसली वायर फीड होता रहेगा और आदमी जो मेन द्वारा उसको वेल्डिंग किया जा सकता है। तो सेमी ऑटोमेटिक हुआ वो। अच्छा, क्योंकि मेन द्वारा होल्डर का मूवमेंट होता है और वायर फीड का मशीन द्वारा, सर्वो मोटर द्वारा वो फीड मोशन होता है ये वायर तो हो गया इलेक्ट्रोड फीड का। मोशन। दूसरा जो आप बोल रहे हो कि मैन का मोशन है, उस मोशन को क्या बोलते हैं? मैन्युअल सर, हाँ? मैन्युअल। ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक तो आपने बोला ना कि जो हमारे इलेक्ट्रोड का मोशन है वेल्डिंग को टुवर्ड्स द वेल्ड पोल लाने का, उसको फीड मोशन बोल रहे हो ना? जी सर। और दूसरा ये है कि मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, इसके यहाँ से लेकर जी के सर। यहाँ तक मुझे वेल्डिंग करनी है, तो मुझे इलेक्ट्रोड को यहाँ हाँ से लेकर के यहाँ तक लाना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस कवर की जा रही है, इस मोशन को क्या बोलोगे? यहाँ से वेल्ड पकड़ूंगा, यहाँ से वेल्डिंग करते हुए यहाँ पे आऊंगा, इस मोशन को क्या बोलोगे? समझे कि नहीं? नहीं सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो जो ये आप ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल बता रहे हैं, इन तीनों में, जी सर। इन्हीं दोनों मोशंस के बेसिस पे क्या होता है, क्लासिफिकेशन किया जाता जी सर। है ना? अब जैसे आपने एमआईजी का एग्जांपल बताया कि एमआईजी जो है आपके कहने के हिसाब से सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग, यही जी कहना सर। चाहते हैं? अच्छा, जी सर। क्या एमआईजी जो प्रोसेस है उसको आप हाँ। फुल्ली ऑटोमेटिक कर सकते हो या जी सर। होता है? तो आपने ऐसा जी क्यों सर, बोला कि सेमी ऑटोमेटिक होता है? क्योंकि उसमें सर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है इसलिए। ना, मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने कह रहा, आपने बोला कि एमआईजी वेल्डिंग को फुल्ली ऑटोमेटिक किया जा सकता है। फुल्ली जी ऑटोमेटिक जब सर। हो सकता है तो सेमी ऑटोमेटिक नहीं है, या डिपेंड करेगा केस वाइज, सिनेरियो वाइज? कैसा, क्या तरीके से बोल सकता है? सर उसको हम अगर ये वेल्डिंग को पूरा रोबोट के साथ जोड़ देंगे तो पूरा फुली ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर ह्यूमन इंटरवेंशन होगा विथ सर्वो मोटर के साथ तो सेमी ऑटोमेटिक होगा। और जैसे कि आर्क वेल्डिंग होगा तो उसमें इलेक्ट्रोड और उसकी मोशन दोनों आदमी करेगा तो मैन्युअल होगा। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जनरली जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क
ये इन और आउट दोनों में इक्वल होगा, वो है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फ्लो वर्क क्या होता है? सर फ्लो वर्क यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, मास यानी इनटू कि एक्सेलरेशन है तो फोर्स हो गया ना। जितना फ्लूइड अंदर आता है उतना ही बाहर जाएगा, तो वो है सर ये फ्लो फ्लो वर्क। वर्क। ये तो स्टडी फ्लो हो गया, जितना मास अंदर आया उतना मास बाहर गया तो स्टडी फ्लो हो गया ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये कि फ्लो वर्क क्या होता है। आपने बोला सर जितना मास अंदर आएगा उतना मास बाहर जाएगा। कहाँ से आएगा? मान लेता हूँ सिस्टम से ही अंदर बाहर आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टडी फ्लो। मैंने जी पूछा जी फ्लो सर। वर्क क्या होगा। क्या सर? मैंने पूछा फ्लो वर्क क्या होगा। ठीक है। फोर्स इनटू डिस्टेंस सर। फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये तो वर्क हो गया ना। फ्लो हम्म, वर्क में पूछ रहा हूँ। यानी मास फ्लो के साथ जितना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना फ्लूइड अंदर जाता है और बाहर निकलता है, वो सर फ्लो वर्क होगा मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक है, मुझे बताइएगा कि जैसे एंट्रोपी का कैलकुलेशन कितने तरीके से किया जा सकता है? सर एंट्रोपी का कैलकुलेशन क्लोसियस इक्वेशन से किया जा सकता है। क्लोजर इक्वेशन क्या है? क्लोसियस इक्वेशन सर डी क्यू बाई टी। dq by t किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सर वो हीट ट्रांसफर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हम्म, तो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? सर एंट्रोपी रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम में कितना यूजफुल एनर्जी नहीं है, यानी कि अनयूजफुल एनर्जी, टोटल एनर्जी में से कितना एनर्जी वेस्ट है, वो यानी कि टोटल एनर्जी में से हम कितना 100% है कुछ सिस्टम इसको हमारे पास, अनअवेलेबल तो एनर्जी उसमें से बताया हमें। जाता है ना, यूएई जिसको बोलते हैं हाँ सर। अनअवेलेबल एनर्जी, वो तो कन्वर्ट होने के लिए रेडी नहीं जी है। सर। उसको तो यूएई बोल सकते हो ना, अनअवेलेबल एनर्जी। एंट्रोपी क्या बता रही है? ठीक है बेटा। सर ओवर टू यू। हाँ, महेश, आपने हीट ट्रांसफर भी बताया था अपना सब्जेक्ट। हाँ सर। हाँ, थोड़ा सा ये जो हमारी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन होती है, जी उसको सर। आप समझा सकते हो, ड्राइव करो और उसको समझा सकते हो। बच्चे को कैसे पढ़ाओगे? हीट कंडक्शन इक्वेशन डेरिवेशन होता है इसका, हाँ सर। होता है। तो इसको आप जी सर। ड्राइव करना स्टार्ट करो और बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाओ। और अपने पेन पेपर ओके पे, सर। पेन पेपर है आपके पास? हाँ सर है। ले लो। हाँ, ले लो। एक मिनट सर, हाँ ले लेता हूँ। ले लो आराम से। जैसे कि हीट ट्रांसफर की बात करें, तो हीट ट्रांसफर के बेसिकली 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो फिलहाल हम अभी बात करते हैं कंडक्शन की। तो कंडक्शन में क्या होता है, तो जैसे कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफर, जनरली हीट ट्रांसफर में हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर नापना होता है कि कितने रेट से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हीट ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि ए ए बी टी पर
dx। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये स्लैब है हमारे पास। स्लैब में इस साइड का टेम्परेचर है TA, इसका लेंथ है L, दूसरी साइड का टेम्परेचर है TB। तो हम एक साइड से हम दूसरी साइड का टेम्परेचर मानते हैं कि जनरली मानते हैं कि TA ग्रेटर देन TB है। तो फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन के तहत महेश, एक मिनट रुको। हाँ सर, मैंने अभी आपको बोला जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन जो डिफरेंशियल फॉर्म में होती है वो ड्राइव करनी है आपको। आप फोरियर लॉ बता रहे हो मेरे को। ओके सर। जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन डिफरेंशियल फॉर्म में होती है ना, पढ़ी हाँ होती है हाँ हाँ आपने, सर, है ना? हाँ हाँ सर। क्या होती है? लिख दो अगर याद हो तो। डेल स्क्वेयर एक्स बाय डेल स्क्वेयर टी बाय डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर टी बाय डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर टी बाय डेल स्क्वेयर डेल जेड स्क्वेयर प्लस क्यू जी बाय के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा 1। सर शायद ए होती है। दिखा। वन अपॉन एल्फा पूरी है ये? नहीं नहीं सर, और भी है लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। इसका डेरिवेशन जब यही याद नहीं है तो सर एक, डेरिवेशन शायद नहीं याद होगा। नहीं सर डायरेक्ट नहीं ड्राइव याद, कर लोगे इसको? नहीं कर पाओगे। ठीक है। नहीं कर अच्छा पाऊंगा ये सर। बताओ, ये ओपन और क्लोज सिस्टम क्या होते हैं? सर ओपन सिस्टम में सर मास फ्लो के साथ साथ हीट भी ट्रांसफर होता है, जबकि क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होता है लेकिन मास मास का ट्रांसफर होता नहीं है। अच्छा। जैसे कि ह्यूमन जनरली बॉडी है। जनरली जो सिस्टम होते हैं अधिकतर वो तो हमारे ओपन सिस्टम होते हैं। जी जो सर। प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं सारे ओपन सिस्टम्स होते हैं। तो कोई हाँ ऐसी सर। चीज है जिससे हम इस क्लोज सिस्टम को ओपन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकें? कोई ऐसी थ्योरम? क्लोज सिस्टम को ओपन सिस्टम में कन्वर्ट कर सके? क्योंकि ये सारी चीजें तो सब हम अप्लाई नहीं कर सकते ना। क्लोज सिस्टम तो होता नहीं है हमारे यहाँ तो सारा। अगर जैसे मैं फ्लूइड की बात करूं तो सब ओपन ही होता है। जैसे आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है या बर्नौली इक्वेशन है, ये सब फ्लो वाले इक्वेशंस हैं। अब इसमें एक हाँ सर। कंफाइंड एरिया तो हो नहीं सकता ना। तो हम इसमें क्या लेते हैं, एक कंट्रोल वॉल्यूम का एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। जी सर। तो वो कहाँ से आता है कंट्रोल कंटिन्यूटी वॉल्यूम? इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन से सर। कंटिन्यूटी इक्वेशन कहाँ से आती है? जितना मास फ्लूइड सर फ्लो आएगा को सिस्टम पढ़ने में। के लिए फ्लूइड फ्लो को पढ़ने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस अप्रोचेस होती हैं। एक लैग्रैंजेस और और एक दूसरी यूलर 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 है ना? अप्रोच। हाँ, जी सर। यूलेरियन अप्रोच है ना? जी तो ये दोनों क्या होती हैं? सर, एक है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में ये होता है कि पूरा एवरेज सिस्टम का पूरा एवरेज लिया जाता है और वो नापा जाता है, जबकि एक तो यूलर अप्रोच हुआ हम्म, जिसमें हम पूरा सिस्टम का ऑन एन एवरेज, जैसे कि ऑन एन एवरेज टेम्परेचर कितना है वो नापते हैं। जबकि दूसरा जो सिस्टम है उसमें हम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, हर एक मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल टेम्परेचर नापते हैं। तो वो होता है दूसरा अप्रोच सर, लैग्रैंजियन। लैग्रेंजियन अप्रोच। पर्टिकुलर पार्टिकल को यदि करेंगे तो वो हो जाएगा। अब
अब पर्टिकुलर पार्टिकल को ट्रेस करना तो बहुत डिफिकल्ट है ना। अगर जी मैं सर। फ्लूइड फ्लो की बात करूं तो यहाँ पे कौन सी अप्रोच लगाएंगे हम? सर हम यूलरियन अप्रोच ही लगाना यूलरियन पसंद अप्रोच करेंगे। लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे वहां पे? कोई कॉन्सेप्ट है? किस तरीके से लगाएंगे फ्लूइड फ्लो में? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से सर। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहाँ से आती है? ये कहीं से तो आएगी। बच्चों को कैसे समझाओगे? कोई बच्चा आपसे पूछेगा कि सर ये कहाँ से आई है। देखो, एज ए टीचर आपको ज्वाइन करना है, मुझे पता है, आपको पता है कि यहाँ ये चीज है, बट वहां बच्चा आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर ये कहाँ से आया, है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन कहाँ से आई है, दैट यू मस्ट नो, है जी ना। सर। कहाँ से आई है ये पता होना चाहिए एज ए टीचर जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि बच्चा कुछ भी पूछ सकता है। और आपको एज ए टीचर जो मेन चीज है वो यही ध्यान रखनी है कि बच्चा कहाँ तक जा सकता है। और बच्चे की चीजें जब तक आप अच्छे से सॉल्व करोगे तब तक आप अच्छे टीचर हो। और बच्चे की चीजें अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है। ठीक है बेटा। जी चलो, सर। आपका इंटरव्यू अब ओवर होता है, थोड़ा फीडबैक ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले ओके मैं सर। बता देता हूँ, फिर सर बता देंगे। ठीक है। तो ओके बेटा सर। देखो, आपका चीजें अच्छी हैं, आप जो एक्सप्लेन करते हो बहुत अच्छी एक्सप्लेन करते हो चीजें, पर थोड़ा सा टीचिंग की तरफ शिफ्ट करो अपने आप को, है ना। क्योंकि प्रैक्टिकली जब चीजें हम लोगों को समझाते हैं वो थोड़ा अलग होता है ऑल टुगेदर, बट जब हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं वो थोड़ा सा एंटायरली डिफरेंट है, समझ रहे हो। तो उसमें तो मैथमेटिकल पोर्शन भी आ जाता है। मैंने जान के आपसे पूछा था वो, ठीक है, क्योंकि बच्चा बहुत फंसता है मैथमेटिकल चीजों में कि ये कहाँ जी से सर। आया है सर, है ना, ये इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई है। और एज ए टीचर आपको ये रिमेंबर नहीं करनी है, आपको एज ए टीचर उसको ड्राइव करके दिखाना है। और जी सर। पहले जो मतलब इंटरव्यूज हमने करवाए हैं और जो बच्चों का फीडबैक है, वहां पे क्वेश्चंस वगैरह ड्राइव करवाते हैं ये लोग पॉली लेक्चरर में, बोर्ड पे खड़ा करके आपको ड्राइव हाँ सर। करवाएंगे चीजें। ठीक है हाँ बेटा। सर करवाते हैं। तो हाँ, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये डेरिवेशन आपको थॉरोली आने, बढ़िया से समझाओ अच्छे से कि कैसे है क्या है, पहले खुद समझो फिर उसके बाद उसको समझाओ। ठीक है। ओके बाकी सर। आपकी चीजें ठीक है, आप बढ़िया मतलब स्टूडेंट रहे हो और आपने अच्छा किया है और अपने फील्ड की काफी अच्छी नॉलेज है आपको। पर थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा ये चेंज लाओ, बहुत जरूरी है। आप सेलेक्ट भी हो जाते हो एज ए पॉली लेक्चरर, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि बच्चे जहां फंसते हैं वो चीज हमें देखनी है, यही हमारा काम है एज ए टीचर। ठीक है जी बेटा। सर। चलिए, विवेक सर। सबसे पहले मैं इस कैसे लगा आपको इंटरव्यू दे करके? सर बहुत खराब गया, ऐसा लग रहा है कुछ आ ही नहीं रहा लग था। रहा है ऐसे खराब क्यों गया? क्योंकि जो मैं समझा है, जो मैंने सीखा है, वो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा। जो भी पढ़ा है वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? ओके सर, एट ए टाइम पता नहीं, मैं नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को, या मैं क्वेश्चन सोचने में दिक्कत है, या मैं समझ नहीं पाता क्वेश्चन को एट ए टाइम। अच्छा, बाकी वैसे सब सही है, समझ में आता है? वैसे मेरा जो मुझे मुझे जहाँ तक सर लगता है कि जो हमारा प्रैक्टिकल जो है, वहाँ जो वर्कशॉप के रिलेटेड वर्क्स, वो मुझे पता है, इन डेप्थ पता है। लेकिन जो ये टेक्निकल है, जैसे सर ने पूछा हीट ट्रांसफर का, वो एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल चीजें मुझे पता है, लेकिन डेरिवेशन में मेरी पकड़ नहीं है सर। अब लेकिन काम तो यही करना है, और अगर काम यही करना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो उसके अलावा और कोई सोल्यूशन है? जैसे सर ने बताया ना कि आपको डेरिवेशन आना ही चाहिए। कम से कम डेरिवेशन नहीं आ रहा तो कम से कम एजम्पशन, अभी अगर मान लेते हैं कम टाइम है तो कम से कम एजम्पशंस किसी डेरिवेशन में क्या क्या हाँ यूज हो रहे हैं, है ना, वो सारी चीजें पता जी। होनी चाहिए, स्टेप्स पता होना चाहिए। मान लेते हैं पूरा डेरिवेशन भी नहीं है, सभी को नहीं पता हो हाँ सकता। हाँ किसी हाँ। एक सब्जेक्ट में मान लेते हैं कि 10 डेरिवेशन, किसी एक सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ 10 डेरिवेशन, मान लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, 10 हम्म डेरिवेशन में से 4-5 अगर पता है तो भी बहुत बड़ी बात है। और अगर 4-5 भी हम्म नहीं पता है तो कम से कम स्टेप्स पता हो, उसके जंक्शंस पता हो,
तो ये भी इतना तक भी चल जाएगा। लेकिन अब ये सब भी अगर स्टेप्स भी नहीं पता है, एजम्पशंस भी नहीं पता है, फिर तो किसी भी एंगल से फिर कोई लेक्चरर के लिए सुटेबल कैंडिडेट नहीं माने जा सकते हो ना, क्योंकि वहाँ पे बरोबर। थ्योरेटिकली ज्यादा है और साथ ही साथ में हाँ। आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल लैब वगैरह भी देखना पड़ेगा। अब जैसे ओके। आप वेल्डिंग के ही आप अगर जोन में अगर बात करो कि आपका जो कोर था वेल्डिंग ही था, तो आप उसमें मुझे पता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज्यादा होगी, इवन कि मेरे से भी ज्यादा हो सकती हो, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हो। लेकिन उस चीज को एक्सप्लेन करना ना आप नहीं कर पा रहे थे। एक्सप्लेनिंग की जो पावर है ना, वो थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ा सा कमी दिखने को मिल रही है। तो इस चीज जी से सर। थोड़ा सा आपके नेगेटिव में जाएगा, तो इसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिए ना, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, बोलने की हैबिट डालिए, किसी को सामने खड़ा करके बोलिए कि मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, देखो सुनो कैसे लग रहा है, कैसे नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाओ, प्रैक्टिस नहीं होने की ही वजह से ये थोड़ा चीजें हैं, बाकी और कुछ तो मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ है। आपके पास जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो खुद ही बताता है आपके बारे में कि भाई जेई है, जेई से फिर सेक्शन इंजीनियर बने हो, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा बोलने वाला तरीका है ना, ये थोड़ा सा आपको सुधारना पड़ेगा। और सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छे से करके जाओ, जैसे 3-4 सब्जेक्ट जो बता रहे हो, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपका कोर ही है वो है, तो उसके बारे में अब मैंने तो सिर्फ और सिर्फ वेल्डिंग से पूछा है, इसमें मशीनिंग से पूछा जा सकता है ना, इसमें मशीन टूल से पूछा जा सकता है, तो बहुत सारा सिलेबस कवरेज होगा। सिर्फ मैंने वेल्डिंग को ही टच किया था, और उस वेल्डिंग में भी अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली वेल्डिंग का टिप मैंने पूछा था, वेल्डिंग में हाँ और सर। ज्यादा डेप्थ में जा सकता है। जैसे हाँ आपने सर। कहाँ कहाँ ब्लंडर किया है, जैसे वेल्डिंग रॉड इलेक्ट्रोड को चूज करने में, उसका डायमीटर और लेंथ चूज करने में, है ना। अगर नहीं आपको नहीं आइडिया तो आप सीधे से बोल दो ना कि सर मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, क्योंकि वेरी करता है। जैसे थिकनेस ठीक। चेंज होगी ना, तो आपका डायमीटर भी चेंज होगा, आपका लेंथ भी चेंज होगा, सब कुछ प्रैक्टिकली चेंज होता है ओके सर। ना। फिर उसके बाद जो वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन है, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल है, तो उसमें 2 मोशन होते हैं, है ना। एक वेल्डिंग को पूरा कंप्लीट करने के लिए एक मोशन होता है, एक वेल्डिंग को इलेक्ट्रोड का मोशन होता है, जिसको हम लोग फीड मोशन बोलते हैं। तो यही 2 मोशन होते हैं, इन्हीं दोनों मोशन के बेसिस पे आप लोग का होता है ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल। तो ये सारे सारे टर्म्स पता होने चाहिए ना, क्योंकि आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अगर पढ़ाने के लिए नहीं जाते तो एक बार को सपोज कर लेते हैं चलो ठीक है नहीं पता है टर्म्स, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप पढ़ाने के लिए अगर अपीयर कर रहे हो कि नहीं मुझे जब टीचिंग प्रोफेशन के लिए देना है, तो आपको ये सारे के सारे टर्म्स पता होने चाहिए। ओके सर। हाँ, तो ये 2 पॉइंट आपके लिए रहेगी, लेसन्स जो रहेंगे, एक तो बोलने का वो प्रैक्टिस है, दूसरा आपका टेक्निकल टर्म्स, ये सारी चीजों के ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ओके सर। बाकी और सब कुछ ठीक है, लेकिन अब जितना भी टाइम बचा हुआ उसके ऊपर इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा। सर 22 तारीख को है, नेक्स्ट सोमवार को। बस नेक्स्ट इंटरव्यू कब के लिए बोल रहे हो बेटा? सर पॉसिबल हो तो 2 दिन का गैप दो, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस हाँ कर लूँ। हाँ हाँ, थोड़ा इन पे काम 2-3 करो। दिन का। आपका है कब इंटरव्यू, कब है बेटा? सर मंडे को है, 22 तारीख को। 22 तारीख को आपका इंटरव्यू है, जी सर, तो 9:30 बजे। और अच्छा। एक चीज ये बताइएगा, आप मतलब एक्चुअली में ज्वाइन क्यों करना चाहते हो पॉली लेक्चरर एज अ जॉब? सर एज ए जॉब, सर एक तो मेरी जो पोस्ट है वो ग्रुप सी है, और वो पोस्ट है ग्रुप बी है, तो पे स्केल के हिसाब से भी। दूसरा, वर्कशॉप में फिजिकल लोड ज्यादा होता है, जैसे हलन चलन और 24 घंटे निगरानी रखनी पड़ती है, लेकिन वहाँ एज ए स्टेबल लाइफ होगी मेरे हिसाब से। स्टेबल लाइफ मीन्स की फिजिकल लोड के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। आप यही सेम चीज ना उनको बोलिएगा, मतलब जो अगर पूछते हैं ऐसा, तो ये सेम चीज ही आप उनको बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं सुगर कोटिंग नहीं करने की जरूरत है, वो हमें भी पता है कि आप जो बता रहे हो वो नहीं सही है ना। मुझे दिमाग में तो तब सर नहीं आ रहा था नहीं, कि सुगर कोटिंग करने की ये जरूरत नहीं है कि मैं इसकी वजह से जाना चाहता हूँ, मेरा बचपन से पढ़ाने का मन है, ये है वो है, ये सब फालतू की चीजों में नहीं जाना। आपको सीधे सीधे बताना है पे स्केल ज्यादा है, वहाँ फिजिकल लोड ज्यादा होती है, मेरे लिए जो मेरी लाइफ का है गोल है कि मुझे आराम चाहिए, सैलरी के साथ साथ आराम भी चाहिए ना, तो ये है, इस वजह से मैं इस जॉब में आना चाहता हूँ, है ना। और दूसरा बोल सकते हो, फिर इसके बाद बोल सकते हो मुझे पढ़ाने का भी थोड़ा सा है कि कुछ दूसरा चीज में एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, है ना, तो ये भी बोल सकते हो, लेकिन ये वाला चीज हाईलाइट करके बोलना। ओके सर। क्योंकि मुझे भी समझ में आ रहा था ना कि आप इसके लिए तो नहीं जा रहे हो, सर को भी समझ में आ रहा होगा, तो गलत चीज बोलने से बढ़िया है जो सही है वो सही चीज बोलो। ओके सर। तो महेश, तो फिर बेटा 18 शनिवार को रख सकते हो सर, शुक्र शनि कोई भी दिन। फ्राइडे को रख लो। फ्राइडे को कोई दिक्कत और नहीं सर। फ्राइडे को भी आप शाम को कर रखोगे शायद, सुबह नहीं कर सकते?
सर कभी भी अभी आज आज से मैं हाँ आज मेरा मीटिंग था सुबह दोपहर को, तब मैं हाँ 12 हाँ बजे अटेंड नहीं कर पाया, मैंने मैडम को कल बोला था।